अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कल NA-75 टस्का में दोबारा ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। इससे पहले ज़िमनी इंतखाबात 20 फरवरी को हुए थे और उस इलेक्शन के बाद शोर मचा था धांधली का, बेज़ाब्तगी का, कानून की खिलाफ वर्जी का, और हमने देखा था कि उस हल्के के कई इलाकों में फायरिंग भी की गई थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि क्योंकि पूरे हल्के में कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, फायरिंग के वाकयात हुए हैं, इसलिए दोबारा इंतखाबात करवाए जाएंगे। ये वो फैसला था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इसको मुस्तरद करते हुए दोबारा इलेक्शंस का हुक्म दे दिया। अभी इलेक्शन कल होने जा रहे हैं। इसमें जो तैयारियां हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, इस मरतबा ये फैसला किया गया है कि रेंजर्स पूरे हल्के में गश्त करेंगी ताकि लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन दोबारा क्रिएट ना हो। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि कल दोबारा इस इलेक्शन में मद्दे मुकाबिल होंगे, इंतजामात से मुतमईन है, और क्या इस मरतबा इस तरह की खबरें जो धांधली की पहले आई थी वो नहीं आएंगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है PMLN के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं अली अजद के कैंडिडेट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। राना सनाउल्लाह साहब, मुतमईन है कि इस मरतबा इंतजामात दुरुस्त लिए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, रेंजर्स भी गश्त करेगी ताकि कोई फायरिंग और लॉ एंड ऑर्डर के वाकयात ना हो, और आपको लगता है कि कल के जो इंतखाबात हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ्री और फेयर तरीके से करवाने में कामयाब हो जाएगा? देखिए, जहां तक इस बात का तल्लक है कि रेंजर्स को वहां पे डिप्लॉय किया जा रहा है, इसी तरह से वहां पे क्विक रिस्पांस के तौर पे फौज की मदद जो है वो भी ली जा रही है। लेकिन जब ये कल को ये सारी चीज़ें ऑन प्लेस होंगी जी, तो उसके बाद जो है वो सारी सूरत हाल जो है वो पूरी तरह से जो है वो वाज़ेह होगी। लेकिन इसमें एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन की भी जो है वो दस्तरस में नहीं है, वो प्रिजाइडिंग अफीसर हैं 360, जिन्होंने हर पोलिंग स्टेशन पे बतौर प्रिजाइडिंग अफीसर पूरे इलेक्शन को कंडक्ट करना है जी। उनमें से इस मरतबा भी हमें ये इतला मिली है कि 127 लोग जो हैं वो असजद मल्ली साहब के हैंड पिक हैं, और इसी तरह से पिछली मरतबा भी जो है वो कोई 150 के करीब जो प्रिजाइडिंग अफीसर थे, वो नाम वो थे जो असजद मल्ली साहब ने दिए थे। वो सारा दिन इनके लिए जो है वो हर किस्म की मदद, जहाँ पे यानी PMLN का जोर था वहाँ पे पोलिंग स्लो करते रहे, जहाँ पे कोई इनकी मदद थी वो करते रहे, और उसके बाद 20 लोगों को इन्होंने बुला के एक जगह पे फार्म हाउस पे बैठा लिया था कि बाकी 340 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट इकट्ठा होने दे, अगर मैं जीत गया तो फिर आप भी चले जाना, और अगर मैं हार गया तो फिर आपके थैले खोलेंगे और आप वहाँ पे ठप्पे लगाएंगे और रिजल्ट बना के जो है वो भेजेंगे। तो इस तरह से जो है वो पिछली मरतबा ये इनकी प्लानिंग थी। इस मरतबा वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की शिकायत जो है वो तो अपनी जगह पे कायम है। मैं ये सवाल राना साहब अली अजद साहब से मैं करता हूं, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर आप के सामने आपने ये शिकायत दर्ज की या नहीं की अभी तक? जी, हमने इलेक्शन कमीशन के सामने ये मामला रखा है जी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास अपना अमला ही नहीं है। वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो किसी स्कूल का हेडमास्टर है, वो किसी कॉलेज का लेक्चरर है। लेकिन इसमें कौन सी नई बात है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स तो अमूमन यही होते हैं, टीचर्स होते हैं और प्रोफेसर यही लोग होते हैं ना। अच्छा, अब जो टीचर है या जो वो लेक्चरर है, उसे पता है कि 10 तारीख को मैंने ड्यूटी देनी है इलेक्शन की, तो 11 को हुकूमत तो पंजाब में बुज़दार साहब की होनी है, जिसके हाथ में मेरी नौकरी है। तो ये एक बड़ी बदकिस्मती है। नई बात क्या है? आप तो 10 साल पंजाब में रहे, पता नहीं कितने अनगिनत बाय इलेक्शंस हुए हैं, वहां तो पता होता था ना कि अगले दिन शहबाज शरीफ की हुकूमत होनी है। ये बिल्कुल दुरुस्त है, और इसीलिए तो फिर कहा जाता है कि ज़िमनी इलेक्शन जो है या बाई इलेक्शन जो है ये गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है। यही वो वजूहात मतलब आप 10 साल में जितने भी इलेक्शन जीते हैं बाय इलेक्शन, वो इसीलिए जीते क्योंकि आपकी सरकार थी और प्रेसिडिंग ऑफिसर को यह खौफ था कि अगले दिन शहबाज शरीफ की हुकूमत होनी है। अगर हमने उनसे कोई हेरा फेरी करवानी होती तो हम करवा सकते थे। सही। लेकिन मैं आपको ये पूरे दावे से कहता हूं कि किसी भी बाई इलेक्शन में एज पंजाब गवर्नमेंट हमने कत्तन जो है वो किसी प्रेसिडेंट ऑफिसर को इस मकसद के लिए ना कहा। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि अभी भी दावा ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का
कि हम ये इलेक्शन पहले जो मार्जिन था उससे बड़े मार्जिन से हम जीतेंगे, वो अभी भी कॉन्फिडेंट है कि वो ये इलेक्शन जीत सकते हैं बगैर किसी धांधली के? देखिए, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो या तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की कारकर्दगी के ऊपर बेस कर सकता है, हाँ। या फिर वो उन्होंने गवर्नमेंट के सोर्सेज जो इस्तेमाल किए, आप देखें ना, हर गांव में किसी में गैस का मसला है, किसी में सीवरेज का, किसी में सड़क का, किसी में नाली का। अब 50 करोड़ रुपए का पैकेज इन्होंने अनाउंस किया है कल, यानी वहां पे डस्का के लोगों को कहा है कि हम आपको 50 करोड़ रुपए का पैकेज देंगे, वोट सुबह हमें दें। तो क्या ये धांधली नहीं है? अगर इस तरह से एक तरफ जो है वो कैंडिडेट जो है वो अपने वसाइल के साथ हो, दूसरी तरफ जो है वो गवर्नमेंट जो है वो अब तक यानी तकरीबन 350 करोड़ रुपए की ये अनाउंसमेंट वहां पे कर चुके हैं। 350 करोड़ रुपए की, 350 करोड़ रुपए की। अली साहब, पहले तो वो ये कह रहे हैं कि 127 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऐसे हैं जो कि आपने खुद चूज किए इस हल्के के लिए ताकि वो आपको फायदा पहुंचाएं, और वो कह रहे हैं कि 20 फरवरी को भी 150 प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऐसे थे जो कि हैंड पिक थे आपके। नहीं, झूठ बोलते हैं जी, इनको शर्म आनी चाहिए। ये पहले भी मेरे ऊपर इल्जाम लगाते रहे राणा साहब, में इतने सीनियर सियासतदान हैं, इनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब के हल्के के मेजॉरिटी यहाँ पे लगे थे और अभी भी कोई हैंड पिक नहीं है। इलेक्शन कमीशन के फैसले से आपको ये लगता है कि मैं इलेक्शन कमीशन हमें फायदा दे रहा है या हम हैंड पिक करके अपने वहां पे लगा रहे हैं? दूसरा, उन्होंने बात की थी कि हम 350 करोड़ या 400 करोड़ कह रहे 50 करोड़ अभी कल आप लोगों ने ऐलान किया और टोटल इस हल्के में 350 करोड़ रुपए के ऐलान कर चुके हैं। ऐलान करना और बात होती है। शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था कि मैं जरदारी का पेड़ फाड़ के पैसे वापस लेके आऊंगा, इसको लाहौर की सड़कों पे घसीटूंगा। ये इलेक्शन के उन्होंने बात की थी। मैंने पब्लिक से ये बात की है कि इंशाल्लाह कामयाब होके हम यहाँ पे भरपूर डेवलपमेंट कराएंगे और हम कराएंगे इंशाल्लाह ताला। सही है, लेकिन आपने क्या कोई ऑलरेडी डेवलपमेंट के लिए पैसे मुख्तस कर दिए ताकि वोटर जो है उस हल्के के वो आपको वोट दें? देखें जी, अगर आपको इसका प्रोसेस का आइडिया हो ना, पैसे ऐसे मुख्तस नहीं होते हैं जी। ये उसमें जाने होते हैं, एडीपी में जाने होते हैं और फिर ये बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो मंजूर होते हैं। दैट इज गोइंग टू बी डन इन जून, ठीक है ना? तो हर पार्टी का ये मंशूर होता है कि हम आपकी खिदमत करेंगे, हर आपका ये काम करेंगे। तो हमें क्यों नहीं ये हक हाजिर, क्योंकि हम अगर जीतते हैं तो अपने इलाके की खिदमत करें। मैं आपके टीवी पे कह रहा हूँ और ऐलान कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह जीत के भरपूर डेवलपमेंट हम कराएंगे। लेकिन अली साहब, ठीक है, एक क्लेम तो राणा साहब का है जो मैं दोबारा आपने जो जवाब दिया है मैं उनके पास लेकर जाता हूं, लेकिन ये तो हम सब ने देखा ना कि 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो घंटों तक गायब रहे और उनकी जो जियो फेंसिंग की लोकेशन थी उससे भी पता चला कि वो एक ही जगह पर मौजूद थे। आपको कैसे पता लगा जियो फेंसिंग की? ये जब अदालत में मामला गया तो ये बताया गया ना कि 10 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो है वो एक ही जगह पे थे। बिल्कुल गलत जी, अदालत में जियो फेंसिंग एक्सेप्ट ही नहीं हुई। मुझे पता ही नहीं हुई क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले दे दिया था, लेकिन जब अदालत में इनके वकील साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वहां पे मौजूद थे तो उन्होंने ये क्लेम किया था ना कि 10 प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक ही जगह पे मौजूद थे। भाई मेरे, जितने झूठ इलेक्शन कमीशन के वकील ने बोले इतने तो तारीख में किसी ने नहीं बोले होंगे। अच्छा। उन्होंने एक लेटर ये भी दिखाया था कि होम सेक्रेटरी की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि इलेक्शन बड़े खराब हालात हैं और बाद में होने चाहिए। जब हमने पता किया तो होम डिपार्टमेंट डिनाइड ब्लेटेंटली कि इन्होंने जबरदस्ती करके की है। अच्छा, तो लेकिन अली साहब ये तो हमने देखा ना कि 20 रिटर्निंग ऑफिसर वक्त पर नहीं पहुंचे, लेट आए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमें शुबाह के रद्दो बदल हुए थे। इस मर्तबा क्या अवाम, इस हल्के की अवाम मुतमईन हो जाए कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वक्त पर रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचेंगे और नताइज उनको दे देंगे या कहीं गायब हो जाएंगे? आई एम वेरी होपफुल कि अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा और बड़ा प्लेजेंट इलेक्शन जाएगा। मगर एक बात आप आज लिख लें, इंशाल्लाह कल पीटीआई थंपिंग मेजॉरिटी से इंशाल्लाह 2 महीने में दूसरी दफा जीतेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा राणा साहब, एक तो वो कह रहे हैं कि आप झूठ कह रहे हैं कि 127 प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनके चूज किए गए हैं। वो कह रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का ये काम होता है और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो बताता है कि वो हमारे खिलाफ है। देखिए, जो लोग इस कदर यानी बेईमान हो
और इस कदर वो उनकी जो है वो यानी अखलाकी कदर जो है या मयार उनका इस कदर वो पस्त हो चुका हो कि 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर को एक जगह पे इकट्ठा करें, सारी रात वहाँ पे खाने चले, वहाँ पे ये बैठे, सारे लोग वहाँ पे मौजूद हों, पूरे 340 पुलिस स्टेशन का रिजल्ट इकट्ठा करें, जब देखें कि 4000 से हार गए हैं वहाँ पे उनके बक्से खोले, वहाँ पे रिजल्ट दोबारा नए सिरे से तैयार करें। और उसके बाद, और पूरी दुनिया को पता है, पूरे सियालकोट को पता है, पूरे डस्का को पता है कि उन्होंने जो किया है, और उसके बावजूद जो किस लेकिन के साथ जो है, जो फैसला भी है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी दरख्वास्त मुस्तरद की हो या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला वो कानून की खिलाफ वर्जी पे, उन्होंने कहा है कि मुनज़्ज़म धांधली के कोई सबूत नहीं मिले हमें। नहीं, मुनज़्ज़म धांधली के सबूत देखें, कुछ चीजें जो है वो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड पे आई, कुछ चीजें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो पेश हुई। बाकायदा वो एजेंसीज जिन्होंने बताया है कि ये किस फार्म हाउस पे जो है वो इकट्ठे रहे, फिर जो डस्का में सारा दिन फायरिंग होती रही है, वो किसी आदमी को पकड़ा है इन्होंने? सबकी वीडियो जो है वो सामने है। डिप्टी कमिश्नर बीच में मुलव्वस तो, था। राणा साहब, मुझे क्लोज करने से पहले जरा बता दीजिए, अब तो आपको एतमाद है ना कि रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट के बाद, रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हो जाए और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो लास्ट टाइम हुई थी क्रिएट, वो नहीं होगी? ये इत्मीनान तो है ना आपको इस मर्तबा? देखें, ये हम तवक्को कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। ये वोट चोर हैं, इन्होंने वोट चोरी किया है पहले, आज से यानी महीना पहले जो इलेक्शन था, 2 महीने पहले, और ये अब भी हेरा फेरी जो जरूर करेंगे, लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि इनकी हेरा फेरी भी पकड़े और सर्वे हर चीज जो है वो आपके सामने है जी। उस हल्के की आवाज है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़ी भारी अक्सरियत से जीतेगी। अच्छा, लेकिन वो भारी अक्सरियत पिछले इलेक्शन में नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि जब 2018 में इंतखाबात हुए थे 40,000 की आपकी लीड थी, वो लीड गिर के अगर इन 20 पोलिंग स्टेशन को हटा भी दे तो 3-3,500 वोट की आपकी लीड थी। अगर 150 प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कहा हो कि भाई आपने पूरे दिन में सिर्फ एक कॉपी डाल दी है, तो 15,000 वोट तो यही बन जाता है। 15,000 की लीड जो इधर ये फारग हो जाती है। उसके बाद भी 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो बैठाए हुए थे साइड पे कि अगर कोई 2-4 हज़ार का ऊंच नीच हुई तो इनके बक्से खुलवाएंगे, फिर उनके बक्से खुलवाए। अली साहब, 2 बातें मुझे बता दें। एक तो अली साहब 2 बातें, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि जिस किस्म के इंतखाबात हुए ये पूरी अवाम के लिए एक धचका है, तो होपफुली आपकी गवर्नमेंट, क्योंकि सारे इस वक्त जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो आपके कंट्रोल में, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे जहां जहां जरूरत होगी। इलेक्शन कमीशन को इस दफा कोई शिकायत नहीं होगी पुलिस से और इंतजामिया से। और दूसरा, आप कह रहे हैं कि दूसरी मरतबा हम जीतेंगे 2 महीने में, लेकिन जो पोल्स है इस वक्त वो दिखा, वो इप्सॉस का हो, चाहे गैलप का हो या पल्स का हो, कि नून लीग इस हल्के में फेवरेट है। जी, ये पहले भी आए थे जी पोल्स, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके ही चैनल ने दिखाए थे और हमने इनको गलत साबित किया। एक एंकर आए थे यहाँ पे डस्का में, वो यहाँ पे शहर का राउंड करके गाड़ी में बैठ के वहां से वापस चले गए, वहां से वजीराबाद होके इस्लामाबाद चले गए। सारी दुनिया को पता है कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करते। उन्होंने जाके कह रही है जी नून लीग जीत जाएगी। मैंने उनको चैलेंज किया था अपने फाइनल जलसे में कि या आप सहाफत छोड़ दें या मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर ऐसा हुआ, जो उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन दे के गए थे। अल्लाह ने मेहरबानी की, वी प्रूव देम रॉन्ग। और अब राणा साहब मॉरल्स की बात कर रहे हैं तो क्यामत ना आ जाए कि राणा साहब हमें बता रहे हैं कि मॉरल्स क्या होते हैं और हमारे इखलाक कितने पस्त हो गए हैं। देखिए, अब जिम्मेदारी तो कोर्ट या इलेक्शन कमीशन आपकी हुकूमत पर डाल रहे हैं ना। हुकूमत ने रिस्पॉन्ड करना है जहां जहां इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को जरूरत होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि पुलिस वाले फोन नहीं उठा रहे होंगे आखिरी वक्त अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है। देखें जी, मेरी अर्ज सुने, इलेक्शन करवाना कैंडिडेट्स का काम नहीं होता, ये इलेक्शन कमीशन का काम होता जी। दे आर इन टच विद द एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली। जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वो गवर्नमेंट को नहीं आंसर करती, वो इलेक्शन कमीशन को आंसर करती। एंड दे आर, लेकिन वो आंसर नहीं कर रही थी और इस वक्त हुकूमत आपकी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये दोबारा वाकया हुआ तो उंगलियां आपकी हुकूमत की तरफ ही उठेंगी। सर, हमने इनको भागने नहीं देना। ये अच्छा। 100 दफा इलेक्शन करा लें, ठीक है, हम इनको हर दफा हराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अली अजद मली का कहना है कि 100 मरतबा भी इलेक्शन करवा लें तो हम 100 मरतबा भी जीतेंगे, और कह रहे हैं कि 2 महीने में हमारी दूसरी मरतबा फतेह होगी। जबकि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि तमाम जो पोल्स हैं वो हमें फेवर कर रहे हैं और हम ये मुकाबला जीतेंगे। अब देखना है कि अवाम किसके लिए कल वोट करती है। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान दोबारा आईएमएफ प्रोग्राम में चला गया है और जो आईएमएफ के साथ हमारी कमिटमेंट है उसकी अब तफसीलात सामने आ चुकी हैं। इसके मुताबिक अगले साल जो एफबीआर टैक्स टारगेट होगा वो 1272 अरब रुपए से बढ़ा दिया जाएगा और कहा जा रहा है कि जीएसटी मजीद बढ़ाया जाएगा और इसके अलावा पर्सनल इनकम टैक्स में जो रिफॉर्म्स होंगे उसके जरिए 500 अरब रुपए इकट्ठा किया जाएगा और इसके अलावा दीगर मेजर्स लिए जाएंगे जिससे टैक्स बेस हमारा ब्रॉडन होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि महंगाई ऑलरेडी है। आज एसपीआई के जो नंबर आए हैं उसके मुताबिक 18% इजाफा हुआ है महंगाई में पिछले साल के मुताबिक। तो क्या ये मुमकिन है कि आईएमएफ कंडीशंस के मुताबिक हम 5 रुपए बिजली की कीमत बढ़ा दें और 1272 अरब रुपए अगले साल टैक्स में इजाफा हो सके? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एफबीआर के साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी। शब्बर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। क्या जो इस वक्त माशी हालात हैं, जो महंगाई की सूरत हाल है, क्या उसमें यह मुमकिन होगा कि एफबीआर टैक्स रेवेन्यू जो है वो अगले साल 1272 अरब रुपए से मजीद बढ़ जाए? क्या यह टारगेट अचीव हो सकता है? देखिए, मैंने आज भी अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है, मैं समझता हूं ये टारगेट हमें रखना ही नहीं चाहिए और अचीव करने की बात तो नहीं है। अगर आप रेट बढ़ा के अचीव करना चाहते हैं तो शायद उसमें कुछ करीब आ जाए, मगर मैं नहीं समझता कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के रेट को बढ़ाना इस पर हम मुताम्मल हो सकते हैं। इसलिए मेरा ये कैलकुलेशन है कि मेरी ये सजेशन होगी कि हमें आईएमएफ को ये समझाना पड़ेगा कि हम किसी भी हाल में टारगेट को 5500 या 5400 से आगे नहीं कर सकते। 6000 की बात तो करी जा रही है, वो गलत है। तो शब्बर साहब, ये जो बताया जा रहा है कि जीएसटी मेजर्स लेने पड़ेंगे जिसमें जीरो रेटेड गुड्स पे जो है वो एलिमिनेट कर दें, जो रिड्यूस टैक्सेस हम जीएसटी चार्ज कर रहे हैं वो खत्म कर दें। बात बड़ी सिंपल सी है, वो ये जीरो रेट वाला तो बहुत उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं है। हाँ। जो आखिरी काम करना पड़ेगा, अगर अचीव करना है तो हमें रेट बढ़ाना पड़ेगा, जो कि मैं समझता हूँ ठीक नहीं है, क्योंकि इस वक्त हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम महंगाई की तरफ जाएं। और एक देखिए, इसमें महंगाई तो शायद बाद में कम होती है, मगर एक परसेप्शन बहुत बड़ा आ जाता है कि सेल टैक्स का रेट बढ़ गया तो हमारे दुकान जो लोग हैं वो उसको उसमें ऐड कर देते हैं। इसलिए मैं किसी भी हाल में सेल टैक्स का रेट बढ़ाने को रिकमेंड नहीं करूंगा। जीरो रेटिंग वाला कितने आइटम है, उसमें कोई इतना रेवेन्यू ऐसा है नहीं जिसकी वजह से आपको कोई बड़ा इंक्रीज आए। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि वो जो जिसकी गैप की बात की जा रही है, आईएमएफ की कैलकुलेशन है, वो थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली ये नहीं हो सकेगा। सही है। दो चीजें वो कह रहे हैं, एक तो ये जो जीएसटी मेजर्स हैं जिसमें एग्जेम्पशंस खत्म करना, जीरो रेट खत्म करना, और इसके अलावा वो कह रहे हैं पर्सनल इनकम टैक्स में रिफॉर्म्स लाने हैं जिससे 500 अरब रुपए हम बढ़ा सकते हैं टैक्स में। आपके ख्याल में ये थ्योरेटिकल है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है? देखिए, अभी जो उन्होंने बजट में ये जो अभी अमेंडमेंट की है इनकम टैक्स में, उसमें वो कहते हैं कि उससे रेवेन्यू आएगा। मैंने वो सारे उस पर बल्कि अपने राइटिंग कमेंट भी दिए थे। मैं ये समझता हूं कि वो रेवेन्यू जनरेशन का उसमें बहुत ज्यादा अमल दखल नहीं है, मगर जो एक्चुअली हम एक दोराहे पे खड़े हैं, और शायद मैं भी उस दोराहे पे खड़ा था जब मैं वहां था, कि हम अपनी जो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना लो हैंगिंग फूड है उस पर हाथ नहीं डालते और हम एग्जिस्टिंग वालों को डाल रहे हैं। मैंने जिस तरह मिसाल देता हूँ, हम दुकानदारों को कुछ नहीं कहते, हम इंडस्ट्रियल कंज्यूमर जो रजिस्टर्ड नहीं उन्हें कुछ नहीं कहते, और हम एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को ही आगे पीछे कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं है और हमें आईएमएफ को समझाना पड़ेगा कि ये बात उनके दिमाग में है कि वो किसी लॉ के थ्रू। शब्बर साहब, अगर हम ये समझाने में कामयाब नहीं होते तो महंगाई पर कितना असर आएगा? हमारी ग्रोथ किस हद तक मुतासर हो सकती है अगर ये टैक्सेस और जो पावर टैरिफ है उसमें इजाफा कर दिया हमने? देखिए, पावर टैरिफ का तो जो मसला है वो बिल्कुल अलग मसला है, और पावर टैरिफ पे भी मेरा ये व्यू है, मैंने इस पे बड़े आर्टिकल भी लिखे हैं कि देखिए सवाल बात ये नहीं है शहजाद, बात ये है कि अल्टीमेट बजट डेफिसिट कितना होगा, सवाल ये है। देखिए, अगर रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा और टैरिफ नहीं बढ़ेगी तो गवर्नमेंट का डेफिसिट बढ़ जाएगा, यही सवाल है ना जी। और हमारे जो इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं कमरों में और जो बैठ के अपनी लेक्चर दे रहे हैं, उनके लिए वो जो फिगर है नीचे बजट डेफिसिट वाली, वो एक बड़ी सैक्रोसेंट फिगर है। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में हमें उसको बजट डेफिसिट वाले मैटर को अभी रिस्क लेना चाहिए, और उसमें अगर वो बढ़ता भी है तो उसमें कोई पाकिस्तान में
तूफान नहीं आ जाएगा। सही, और उस पर आप समझते हैं कि IMF से दोबारा जी नेगोशिएट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज जैदी साहब। है कि इस साल जो माली खसारा है वो 8.5%, 8 से 8.5% हो, और अगले साल जो टारगेट सेट किया जा रहा है वो 5.5% है। उसके लिए जरूरी है या तो अपने अखराजात को कम किया जाए या अपने टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाया जाए। लेकिन शहबाज साहब कह रहे हैं कि 1272 अरब रुपए मजीद टैक्स इकट्ठा करना अगले साल में ये नामुमकिन होगा। एक अहम स्टोरी पे एक ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ। वेलकम बैक। कराची में जिनसी ज्यादती का एक और हौलनाक और दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है, और ये एक ऐसा वाकया है जिसने एक बार फिर हमारे निज़ाम इंसाफ और इंतजामी कमजोरियों पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। 3 माह पहले जनवरी में कराची के इलाके मेमन गोट में 4 नौउम्र मुल्जिमान ने एक 14 साल लड़की को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया, और मजीद शर्मनाक बात यह है कि ज्यादती करते हुए इस वाकये की वीडियो भी बनाई गई। 3 माह तक समाजी दबाव की वजह से ये मुतासरा खानदान खामोश रहा, जिसकी वजह से इस वाकये का किसी को इल्म नहीं हुआ। मगर 5 रोज पहले मुबैना ज्यादती की वीडियो सामने आने के बाद मुतासरा खानदान के साथ जो कुछ हो रहा है, जिस तरह इन पर दबाव डाला जा रहा है, वो बेबसी की एक तस्वीर है। इस पूरे वाकये ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, क्योंकि पुलिस इस मामले में मुतासरा खानदान के साथ खड़े होने के बजाय तहकीकात में रुकावट और मामले को रफा दफा करवाने की कोशिश करती नजर आ रही है। पुलिस के अलावा मोहल्ले के बाअसर लोग भी मुतासरा खानदान पर मामले को आउट ऑफ कोर्ट हल करने के लिए दबाव डाल रहे हैं, और इस सब की वजह से इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनने वाली लड़की का खानदान किसी से बात नहीं कर रहा, कानून का दरवाजा नहीं खटखटा रहा, मीडिया का सामना नहीं कर रहा, और किसी के सवालात का जवाब नहीं दे रहा, बल्कि ये कह रहा है कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया जाए। इज्तिमाई ज्यादती का ये वाकया कैसे और कब पेश आया, इसकी तफसील आपके सामने रखते हैं, मगर हम मुतासरा लड़की या उसके खानदान का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि मीडिया को भी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा ताकि मुतासरा खानदान को मजीद मुश्किलात से बचाया जा सके। इज्तिमाई ज्यादती का ये वाकया मेमन गोट में 12 जनवरी को पेश आया। मुतासरा लड़की की अपने पड़ोसी सुभान नामी लड़के से दोस्ती थी, मगर जब सुभान के कजन अदील नामी लड़के ने लड़की को तंग करना शुरू किया तो मुतासरा लड़की ने सुभान से इसकी शिकायत की कि उसका कजन अदील उसे तंग कर रहा है और उससे दोस्ती करने के लिए दबाव डाल रहा है, जिसके बाद मुल्जिमान ने मुतासरा लड़की को ज्यादती का निशाना बनाने के लिए जाल बनाया। सुभान ने मुतासरा लड़की से कहा कि मैं अपनी अम्मी से हमारे रिश्ते की बात कर चुका हूं और तुमको अम्मी से मिलवाना है, और इसलिए तुम्हें मेरे घर आना होगा। इसके बाद मेरी अम्मी तुम्हारी अम्मी से बात करेंगी। मुतासरा लड़की को इस जाल में फंसाने के बाद 12 जनवरी को जब मुतासरा लड़की सुभान से मिलने गई तो इन चारों ने इसे रास्ते से अगवा कर लिया, और यरगमाल बनाकर चारों ने इस लड़की के साथ मुबैना तौर पर ज्यादती की, और इस दरिंदगी की वीडियो भी बनाई गई। इस दिल दहला देने वाली वीडियो में यह वाज़ेह है कि 14 साल लड़की के साथ जोर जबरदस्ती की गई है। इस वाकये के चंद हफ्तों बाद यह वीडियो लीक कर दी गई। ये वीडियो वायरल होने के बाद एक मोहल्लेदार हाजी नदीम मुतासरा लड़की को पुलिस के पास लेकर गए, मगर पुलिस की अदम ताउन की वजह से मुकदमा दर्ज ना हो सका, और बाद में मुतासरा लड़की के वालिद इलाके के बाअसर लोगों के दबाव की वजह से पीछे हट गया, जिसके बाद अब तक ना ही मुतासरा खानदान पुलिस के पास गया है और ना ही पुलिस ने रियासत की मुदीयत में इस वाकये की FIR दर्ज करने का फर्ज पूरा किया है, बल्कि इलाके का SHO खुद मामले को रफा दफा करवाने की कोशिश कर रहा है। हमने भी इस हवाले से जब SHO खालिद अब्बासी से राब्ता किया तो SHO ने इस किस्म का वाकया होने की तरदीद करते हुए हमारी कॉल्स काट दी। ताहम SSP मलिर ने आज कहा है कि पुलिस इस वाकये की तहकीकात कर रही है। हमारे माशरे और इदारों का ये वो रवैया है जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, अपने प्रोग्राम्स में बार बार आवाज़ उठा चुके हैं। हमने प्रोग्राम्स में बताया है कि पाकिस्तान में जिनसी ज्यादती के अक्सर केसेस समाजी दबाव और खौफ की वजह से रिपोर्ट नहीं होते, और जो केसेस रिपोर्ट होते भी हैं वो कमज़ोर प्रोसिक्यूशन, पुलिस और इंतजामिया की नाअहली और दीगर वजूहात की वजह से अंजाम तक नहीं पहुँचते, किसी को सज़ा नहीं होती। कुछ रोज़ पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी यही कहा था कि पाकिस्तान में जिनसी ज्यादती के जितने केसेस होते हैं उतने रिपोर्ट नहीं होते। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा था कि ये वाक़यात इसलिए पेश आते हैं कि कुछ कमज़ोर लोग अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाते। वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो हमें ये बताने के बजाय कि कुछ कमज़ोर लोग अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाते, हमें ये बताएं कि इन वाक़यात को रोका कैसे जाएगा और मुजरिमों को सज़ा कैसे दिलवाई जाएगी ताकि इन वाक़यात को पेश आने से रोका जाए। इस मामले पर हम बात करेंगे हाजी नदीम साहब से, जो कि मुतासरा लड़की के और इस पूरे वाक़े से वो वाकिफ़ है। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी नदीम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है।
इस मामले की जो हमने तहकीकात की है तो हमें यह मालूम चला है कि यह वाकया 12 जनवरी को हुआ था ज्यादती का, और मुतासरा लड़की और उसके जो अहले खाना है वो मुकम्मल खामोश थे। लेकिन चंद रोज पहले एक वीडियो मंजर आम पर आई उस लड़की की जिसके साथ ज्यादती हुई है, और इसके बाद तमाम लोगों को पता चला, जो मोहल्ले में लोग हैं उनको पता चला कि इस फैमिली के साथ कितनी बड़ी ज्यादती हुई है। आपकी उस लड़की से, मुतासरा लड़की से और उसके अहले खाना से मुलाकात हुई है क्या? ये बात दुरुस्त है? और आपके सामने क्या उन्होंने क्या तफसीलात रखी? बिल्कुल सर, मेरी बात तकरीबन 4-5 दिन पहले मतलब जो है ना, मैं घर पे बैठा हुआ था तो कुछ लोग आए कि हमारे मोहल्ले में एक बड़ा मतलब एक वाक़या हो गया है, आपको पता है? मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता है। तो उन लोगों ने मुझे वो वीडियो दिखाई। तो उसके बाद कोई रात को मैं 3 से 3:30 बजे उनके घर पे चला गया। मतलब मैंने कहा ये वाक़या हुआ है और जो है ना आप लोग चुप हैं और जो है ना ये वो। तो वो रो पड़े, बोले कि हम गरीब आदमी हैं और जो है ना हम लोग क्या कर सकते हैं ये वो। तो फिर हमने कहा कि भाई कोई मसला नहीं है, हम लोग पूरी कम्युनिटी आपके साथ हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग मतलब जो है ना दूसरे दिन इसको बच्ची को हम लोग थाने पे ले गए रात को तकरीबन 12-12:30 बजे। तो वहाँ पे नोट किया गया बयान एक सफ़ेद पेज पे कि मतलब जो है ना हम बयान कर रहे हैं। लड़की ने सब वाक़ियात जो भी है वो बता दिए। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि आप 11 बजे कल आ जाएं तो इंशाल्लाह हम लोग जो है ना आपका FIR भी कर देते हैं। तो दूसरे दिन जब हम लोग उनको लड़की वालों को अप्रोच किया कि भाई आप आ जाओ तो हम लोग चलते हैं थाने, तो मतलब वो इतने घबराए हुए थे कि मतलब जो है ना इस चीज़ से हमें मतलब जो है ना इस पर FIR और इन चीज़ों पे नहीं ले जाओ और ये हम मारे जाएंगे, हम ये हो जाएंगे। मतलब इनको कोई थ्रेट था या कुछ और सुना अभी ये है हमने और भी कि मतलब जो है ना लड़की वालों को बोला गया कि इन 4 लड़कों में से कोई भी एक लड़का हो जिससे आपका निकाह करवा देते हैं। तो लड़की ने तो मतलब हमारे सामने तो निकाह से इनकार किया था कि निकाह जो है ना, हमें पता चला कि लड़की ने जो है ना ये निकाह से इनकार किया है। और उसके बाद फिर जो है ना सुना हमने ये है कि आज तो ज़बरदस्ती कोई घर से इसको लड़की को वो वालदेन और ये भी हटा दिया या कहीं ले गए, तो शायद किसी एक लड़के से निकाह के हिसाब से। अभी तक हमें मतलब फुल इन्फॉर्मेशन ये हमारे पास नहीं आई है, लेकिन सुनाई बातें हैं कि अभी कोई इस तरह की मतलब सही। लेकिन जो फैक्ट्स आपको पता है वो ज़रा बताइएगा। जब आप थाने में गए तो एक सफ़ेद पेपर पे सिर्फ जो है आपकी कंप्लेन लिख ली गई, बाकायदा FIR नहीं की। SHO जो साहब है उन्होंने कोई ताउन नहीं किया इस पे FIR काटने में? कोई ताउन। बेसिकली एक दफ़ा तो हम लोग ले गए अपना उसके लड़की को और उसके फादर को, उसकी मदर को, और दूसरी दफ़ा भी थाने पे हम लोग ले गए 2 दिन के बाद उसके दादा को, उसकी मदर को और उसकी जो अपनी 1-2 मतलब जो है ना मतलब 1-2 और इनके फैमिली से थे। तो SHO साहब ने हमें बोला कि भाई जो है ना ये FIR जो है ना इसका वालिद के बगैर नहीं कटेगी। वालिद को कहीं इन लोगों ने छुपा दिया था या इसको डरा दिया था कि वालिद जो है ना वो घर से कहीं भाग गया था। तो ये मामलात हमारे सामने हैं। तो मतलब अब उसके बाद फिर हम लोग दोबारा वापस आ गए। उसके बाद फिर उसके वालिद से रात को बात हुई तो उसने बोला कि चलता हूँ मैं दोबारा FIR के लिए, आपसे इंशाल्लाह राज़ी हूँगा। कोई रात को 4 बजे तक हम बैठे रहें, पूरी कम्युनिटी हमारी जो है ना उस पर बैठी रही। तो इसका मतलब ये है कि जो मुतासरा खानदान है वो पहले शिकायत दर्ज करना चाहता था, रिपोर्ट करना चाहता था, लेकिन उस वक्त रिपोर्ट किया नहीं गया और बाद में कहीं से दबाव आया है जिसकी वजह से मुतासरा खानदान पीछे हट गया और वो शिकायत दर्ज नहीं करना चाहता, FIR नहीं कटवाना चाह रहा। आपके इल्म है, क्योंकि आप उसी मोहल्ले से ताल्लुक रखते हैं, कि कौन इसमें बीच में पड़कर ये सुलह सफाई करवाने की कोशिश कर रहा है और दबाव डाल रहा है कि मुकदमा ना दर्ज किया जाए? इसमें एक नाम तो आया है मौला बख्श उर्फ मौलू बोलते हैं उसको, और जो है ना एक है अनवर शाह सैयद। मतलब जो है ना वो बेसिकली यहाँ का नहीं है, मतलब वो मटियारी का है, लेकिन यहाँ एक दरगाह के हिसाब से मतलब जो है ना वो अपने वो पीरी फ़कीरी के हिसाब से वो मतलब दबाव डाल रहा है इनके ऊपर कि जो है आप इस पे जो है ना राज़ीनामे पे चले जाएं और उनको निकाह और इन चीज़ों पे आप चले जाओ और जो है ना किसी एक लड़के पे हाथ रखो तो हम आपका निकाह करवा देते हैं, और मतलब कुछ पैसे वैसे भी दे देते हैं। आप जो है ना इस केस को दबाओ और कम्युनिटी को छोड़ो और जो है ना ये वो आप मामलात को बना लो। बस ये हमारे सामने बातें आई हैं। नदीम साहब ये बताइएगा, वो 4 लड़के जिन्होंने ये शर्मनाक हरकत की थी वो कहाँ हैं? क्योंकि इस हवाले से भी 2 वर्जन है। कहा गया था कि या तो वो गायब हो गए हैं या अभी वो पुलिस कस्टडी में है। आपके पास क्या इत्तलात है?
बिल्कुल पुलिस ने उनको उठाया था, पुलिस ने उनसे बयानात भी लिए और जो है उसके बाद फिर जो है ना वो पता नहीं कि जियो वाली टीम भी आई थी मेरे पास, तो वो उन लोगों ने भी बोला कि वो थाने में तो कोई नहीं है, लेकिन कुछ दिन 2 दिन पहले तो मेरे सामने थे कि पुलिस ने इनको उठाया था और उनसे तफ्तीश भी की थी। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी नदीम, इस वाक़े की तफसीलात हमें बता रहे थे। कह रहे थे कि पहले पुलिस ने ताउन नहीं किया और बाद में फैमिली पर दबाव है कि वो इस केस की FIR दर्ज ना करवाएं। ये पहला वाक़या नहीं है, पाकिस्तान में ऐसे अनगिनत वाक़यात होते हैं ज़्यादती के, जहाँ पे समाजी दबाव की वजह से या खौफ की वजह से लोग अपनी शिकायत लेके पुलिस के पास नहीं जाते हैं, और जाते हैं तो कमज़ोर प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन की वजह से उनको इंसाफ नहीं मिल सकता। उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस वाक़े को देखेगी, मुकम्मल तहकीकात करेगी और जो मुतासरा खातून है और मुतासरा जो फैमिली है उनको इंसाफ मिल सकेगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।